हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आपका नेक्स्ट टॉपिक है सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का सारा चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है हम लोगों का। तो हम लोग फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और बायो का भी आपका स्टार्ट हो चुका है। राशियों के बारे में तो पहले आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सदिश और अदिश ये राशियां है क्या, यानी कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज है क्या। तो ये भौतिक राशियों के प्रकार हैं। तो आखिर भौतिक राशि क्या है? तो वह राशि जिसका मापन किया जा सके। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिसका मेजरमेंट किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि ऊंचाई, तापमान, भार, इसको हम मेजर कर सकते हैं ना कि आपकी ऊंचाई कितनी है, हम न्यूमेरिकल फॉर्म में बता सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा, भौतिक राशि कहा जाएगा। और सदिश और अदिश राशियाँ भौतिक राशियों के ही प्रकार हैं। तो भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण व मात्रा के आधार पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मापन और मात्रा के आधार पर, यानी कि मेजरमेंट और यूनिट के आधार पर। तो पिछली वीडियो में हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है, मापन और मात्रा के आधार पर कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम भौतिक राशियों का जो दूसरा भाग है, दिशा और परिमाण के आधार पर, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर, इसको देखेंगे। तो दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज और अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज। तो दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है सदिश राशियाँ, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। तो सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती हो, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो परिमाण क्या होता है? तो परिमाण यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, जो संख्यात्मक मान होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका वजन कितना है, तो मान लीजिए आपका वजन 50 किलोग्राम है। तो आप कहेंगे कि मेरा वजन 50 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम में जो 50 है ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, उसी को परिमाण कहा जाएगा। तो सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? तो जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता हो, उसे सदिश राशियाँ कहेंगे। इनके उदाहरण हम आगे देखेंगे, पहले हम इनकी परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो सदिश के बाद है अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज। तो अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती हो, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, अदिश जिसमें उसे अदिश राशियाँ कहते हैं, और जिसमें दिशा हो उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। तो सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश राशियों में केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। इसके बाद हम जो सदिश राशियाँ हैं और अदिश राशियाँ हैं, इनके जो उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। पहले मैं आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। जैसे ये साइन बोर्ड है, इसके ऊपर लिखा है गांधीनगर 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो गांधीनगर है वो 40 किलोमीटर है, पर 40 किलोमीटर किस दिशा में सीधे जाना है, दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। तो दिशा यहाँ पर नहीं बताई गई। तो 40 किलोमीटर क्या है? परिमाण है। मैग्नीट्यूड तो बताया गया है पर दिशा नहीं बताई गई। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो अदिश राशि कहा जाएगा। दूसरे केस में देखिए कि गांधीनगर 40 किलोमीटर है और साथ में दिशा भी बताई गई है कि दाईं ओर है। तो यहाँ पर परिमाण भी बताया गया है और दिशा भी बताई गई है। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो सदिश राशि कहा जाएगा। तो अब हम जो प्रमुख अदिश राशियाँ हैं वो देख लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आपको ये याद रहेगी। वैसे तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे ना, थोड़ा सोचेंगे, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि अदिश राशि कौन सी है और सदिश राशि कौन सी है। तो जिसमें दिशा की आवश्यकता हो वो सदिश है, जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो वो अदिश है। जैसे कि दूरी, तो दूरी में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से निकले और गोल गोल घूमकर फिर अपने घर पर आ गए, तो आपने दूरी तो तय की परंतु कोई निश्चित दिशा नहीं थी। तो ये क्या है? अदिश राशि है। दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, जैसे कि टेम्परेचर। जैसे जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपको यही बताता है ना कि 102 डिग्री या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। वो कभी ये तो नहीं बताता ना कि 103 डिग्री उत्तर दिशा की ओर बुखार है। तो कभी दिशा नहीं बताता। तो तापमान क्या होगा? अदिश राशि होगी। जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ये क्या है? अदिश राशि है। जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। तो जो एनर्जी मिलती है, ऐसा तो नहीं है कि उत्तर दिशा में ज़्यादा मिल रही है, दक्षिण दिशा में कम। तो इसमें कोई दिशा नहीं होती। तो ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। जो कार्य है ये भी अदिश राशि है। जो स्पीड है ये
भी अदिश राशि है। क्षेत्रफल भी अदिश राशि है। घनत्व डेंसिटी भी अदिश राशि है। दाब यानी कि प्रेशर भी अदिश राशि है, बहुत बार पूछा गया है। शक्ति पावर जो है ये भी अदिश राशि है। समय यानी कि टाइम ये भी अदिश राशि है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इसमें भी कोई दिशा नहीं होती तो ये भी अदिश राशि है। और फ्रीक्वेंसी आवर्ती ये भी अदिश राशियाँ हैं। इसके बाद देखते हैं सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप देखेंगे कि जो भी सदिश राशियाँ हैं इनमें या तो वाह होगा या बा होगा। कुछ इसके अपवाद हैं वो भी हम पढ़ लेंगे। कुछ अदिश राशियाँ हैं उनमें भी वाह या बा लगा हुआ है पर फिर भी वो अदिश राशियाँ हैं। पर मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पर कन्फ्यूजन होगी वहाँ पर आप अपना कॉमन सेंस लगाना कि इसमें दिशा है या नहीं है। वैसे जो सदिश राशियाँ हैं ज़्यादातर इनमें वाह या बा देखने को मिलेगा। जैसे विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें भी वाह है तो ये सदिश राशि होगी। तो विस्थापन और दूरी में फ़र्क क्या होता है? तो विस्थापन और दूरी में ये फ़र्क होता है, विस्थापन का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, यानी कि एक निश्चित दिशा में जो न्यूनतम दूरी होती है ना उसे विस्थापन कहा जाता है। तो अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, जैसे जब आपको स्कूल में प्यास लगती थी तो आप मैडम या सर से पानी पीने के लिए पूछ कर जाते थे और डायरेक्ट जहाँ पर वाटर कूलर या पानी की टूटी होती थी वहाँ पहुँच जाते थे और पानी पी लेते थे। उसके बाद लेकिन पानी पीने के बाद जब आप क्लास वापस आते थे डायरेक्ट सीधा नहीं आते थे, गोल गोल घूम कर तब आते थे। तो जब आप क्लासरूम से पानी पीने के लिए गए तो वो क्या होगा? तो वो विस्थापन होगा। एकदम न्यूनतम दूरी है एक निश्चित दिशा में। लेकिन जब पानी पीने के बाद आप क्लासरूम वापस आते थे तो कोई निश्चित दिशा नहीं होती थी तो उसे दूरी कहा जाएगा। तो विस्थापन में क्या होता है, ये न्यूनतम दूरी होती है और इसमें एक निश्चित दिशा होती है, तो ये सदिश राशि है। इसके बाद है वेग यानी कि वेलोसिटी, तो ये भी सदिश राशि है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, आप देख रहे हैं कि सब में वह है, तो विस्थापन वेग में भी वह है, त्वरण में भी वह है, तो ये क्या है? ये सदिश राशि है। संवेग इसमें भी वह है, मोमेंटम, तो ये भी सदिश राशि है। भार इसमें वह नहीं है लेकिन ये सदिश राशि है। तो किसी भी चीज़ का वेट कैसे आ रहा है, जैसे आपका ही शरीर है, आपका भार कैसे आ रहा है? क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींच रहा है ना, तभी तो उसका वेट आ रहा है। तो भार क्या है? सदिश राशि है। आवेग ये भी सदिश राशि है। बल यानी कि फोर्स ये भी सदिश राशि है। तो मैंने आपको बताया कि या तो वाह होगा या तो बा होगा, तो ये भी सदिश राशि है। तो कोणीय विस्थापन, तो अगर विस्थापन सदिश राशि है तो कोणीय विस्थापन भी सदिश राशि ही होगी। कोणीय वेग ये भी सदिश राशि है। कोणीय त्वरण ये भी सदिश राशि है। कोणीय संवेग ये भी सदिश राशि है। और चुंबकीय क्षेत्र इसमें बा है, ये भी सदिश राशि है। तो देखिए जो अदिश राशि है ना इसमें आप देखेंगे तो घनत्व, दाब, विद्युत धारा और आवर्ती इनमें वाह और बा देखने को मिलेगा। लेकिन ये अदिश राशि हैं, इनमें वाह और बा तो है लेकिन ये अदिश राशि है। और द्रव्यमान में भी आधा वाह है, तो ये तो आधा वाह है, तो ये वैसे भी अदिश राशि होगी। जिसमें आप पूरा वाह या बा देख रहे हैं तो घनत्व, तो जो डेंसिटी होती है इसमें कोई दिशा नहीं होती, तो ये तो अदिश राशि है। प्रेशर में भी कोई दिशा नहीं होती। और जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है यानी कि विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा में भी कोई दिशा नहीं होती और आवर्ती में भी कोई दिशा नहीं होती। तो ज़्यादातर जो भी भौतिक राशियाँ हैं जिनमें वाह या बा लगा होगा तो क्या होंगी? वो सदिश राशियाँ होंगी। तो इसके बाद आगे हम सदिशों का निरूपण देख लेते हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो सदिशों को निरूपित करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो तीर का माथा होता है उसकी दिशा को बताता है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो सदिश राशियाँ होती हैं उनमें परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि डायरेक्शन को बताने के लिए जो भी क्वांटिटी होती है ना उसके ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ए के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो अब इसे ए वेक्टर कहा जाएगा, ए सदिश कहा जाएगा। तो आगे हम सदिशों के बीजगणित के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो अदिश राशियाँ होती हैं उनका बीजगणित नहीं होता, उनका जो जोड़ घटा होता है वो सीधा सीधा हो जाता है। जैसे 2 + 3 5 होते हैं, तो अदिशों का जोड़ ऐसे ही होता है। जो अदिश राशियाँ होंगी उनका जोड़ आएगा तो ऐसे आएगा, 2 + 3 तो 5। इसीलिए अदिश राशियों का बीजगणित नहीं पूछा जाता, लेकिन सदिश राशियों का बीजगणित पूछा जाता है क्योंकि ये निकालना पड़ता है। तो जो वेक्टर अलजेब्रा है, सदिशों का बीजगणित है, ये 2 तरह से निकलता है। पहला है सदिशों के जोड़ का नियम और दूसरा है सदिशों का गुणनफल। पहला तरीका है एडिशन ऑफ वेक्टर और दूसरा तरीका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो अब जो भी मैं आपको ये न्यूमेरिकल बताऊंगा ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो सदिशों का जोड़ का नियम है वो देख लेते हैं। तो सदिशों के जोड़ के नियम में भी 2 प्रकार हैं। पहला है त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। तो ये कैसे होता है? जैसे आप देख रहे हैं कि इस प्रकार आपको दिया होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो तीर का निशान है एक सीधा है, एक ऊपर की तरफ तिरछा है। तो इसमें क्या होता है, इसको कैसे निकालना होता है? तो ए वेक्टर का जो हेड होता है, हेड यानी कि माथा, जो आगे की ओर है इसे हेड कहते हैं माथे को, और जो पीछे पूंछ है उसे टेल कहते हैं। ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल पर आ जाए तो
इसका जो परिणाम होगा, परिणाम यानी कि रिजल्ट आएगा, वो जुड़ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर की जो टेल है ये आपस में जुड़ रही है, तो क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। मान लीजिए ए वेक्टर 2 है और बी वेक्टर 3 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो 5 वेक्टर होगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा तरीका, समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई वस्तु है और उसे कोई पूर्व की दिशा की ओर बल लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति उस पर उत्तर की दिशा की ओर बल लगा रहा है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक एंगल बनेगा यानी कि कोण बनेगा, जिसे हम थीटा कहते हैं। और इसका रिजल्ट निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच यानी कि ए और बी के बीच जो कोण बन रहा है इसे थीटा कहा जाएगा। और इनका रिजल्ट कैसे आएगा, तो इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इनका पूरा होल स्क्वायर रूट। तो जो कोस थीटा होता है ना, इसकी वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी। इसकी जो रेंज होती है ना वो -1 से लेकर +1 तक होती है, यानी कि इसी के बीच में होती है। कोस थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से नीचे नहीं होगी और +1 से ऊपर नहीं होगी। -1 से लेके +1 तक इसके बीच में ही कोस थीटा की वैल्यू होती है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु पर पूर्व की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वस्तु है पूर्व की ओर उसमें 3 न्यूटन का बल लग रहा है और उत्तर की ओर 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसका परिणामी बल क्या होगा। तो आपको पता ही है कि उत्तर की दिशा ऊपर की ओर होती है, तो ऊपर की ओर 4 न्यूटन का बल लग रहा है और पूर्व की ओर 3 न्यूटन का बल लग रहा है। और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, और आपको पता ही है कि जब भी ऐसी रेखा होती है, एक उत्तर की ओर है और एक पूर्व की ओर है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ए को हम 3 न्यूटन मान लेते हैं और बी को 4 न्यूटन। तो इसका रिजल्ट परिणाम कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का होल स्क्वायर रूट। तो इसमें आप वैल्यू फिल कर दो। ए स्क्वायर कितना आएगा, ए की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, 2ab 2 तो 2 आ जाएगा, ए की जगह 3 आएगा, बी की जगह 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा से। तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 से लेके 90 डिग्री तक आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो अब आप इसको सोल्व कर दो, तो 25 का स्क्वायर रूट आएगा, इसका आंसर होगा 5 न्यूटन। तो इसका परिणाम कितना आएगा, तो 5 न्यूटन इसका परिणाम आएगा। अब हम अगला कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो ये सभी कंसेप्ट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, तो 2 तरह के परिणाम आपसे पूछे जाते हैं। एक तो इसका अधिकतम मान क्या होगा और एक न्यूनतम मान क्या होगा, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है या इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ये जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको कैसे बताना है, तो पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर तो चुटकियों में आप निकाल लेंगे। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला सेम ही है, तो इसकी वैल्यू चेंज कैसे हो सकती है, यानी कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, तो चेंज आएगा कहाँ से, तो कोस थीटा की वैल्यू से चेंज हो सकती है। और मैंने आपको बताया कि जो कोस थीटा है इसकी रेंज क्या है, तो इसका न्यूनतम मान -1 है और अधिकतम मान +1 है, तो इससे ऊपर कोस थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है, अगर कोस थीटा की वैल्यू अधिकतम हो तो कितना रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab और मल्टीप्लाई जो कोस थीटा की वैल्यू है वो +1 ले लेते हैं। तो अगर हम +1 लेंगे तो जो 2ab है इसकी चाहे जो भी वैल्यू आए, अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है, आपको याद आ रहा होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को अब हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ आपको पता है कि रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचा गया a प्लस बी। तो अब आपको पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना, जब भी आपसे अधिकतम मान पूछा जाए तो a प्लस बी कर देना है। a की वैल्यू अगर 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो अधिकतम मान क्या होगा, 2 + 3 5। अब आपको पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना है, मैं चाहता तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता कि अधिकतम मान का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, पर पहले मैंने आपको समझा दिया कि a प्लस बी बना कैसे, यानी कि फॉर्मूला निकला कैसे। तो जब भी अधिकतम मान पूछा जाए तो a प्लस बी है। अब न्यूनतम मान देख लेते हैं, तो अधिकतम कोस थीटा की वैल्यू +1 हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है -1। तो अब कोस थीटा की जगह -1 फिल कर देंगे, तो जो 2ab है ना, इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ab हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया, तो a माइनस बी बचा। तो जब भी अधिकतम मान पूछा जाएगा तो a प्लस बी होगा, और जब न्यूनतम मान पूछा जाएगा तो वो a माइनस बी होगा।
इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे कि प्रश्न है कि 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं और वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। तो यहाँ पर अधिकतम मान पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया कि अधिकतम मान कैसे निकलता है, दोनों को आपस में जोड़ दो a प्लस बी, तो 12 प्लस 8 इसका आंसर कितना आएगा, तो 20 न्यूटन इसका आंसर आएगा। तो ये कितना आसान सवाल था जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछा गया था। लेकिन अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर ना होता तो ये सवाल आपसे छूट जाता, जो कि कितना आसान है। अधिकतम मान कैसे निकलेगा, तो a प्लस बी 12 जमा 8 20 न्यूटन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। यहाँ पर यह पूछा गया है कि कौन सा मान नहीं हो सकता। तो देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, तो हम अधिकतम मान निकालेंगे और न्यूनतम मान निकालेंगे। तो कोई भी जो रिजल्ट होगा वो अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंदर होगा ना, उससे नीचे या उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो जैसे मान लो यहाँ 4 न्यूटन को हम ए मान लेते हैं और 3 न्यूटन को बी मान लेते हैं। तो इसका अधिकतम मान होगा 7 न्यूटन और न्यूनतम मान होगा 1 न्यूटन, यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक आ सकता है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि क्या नहीं हो सकता, तो 2 न्यूटन ये हो सकता है क्योंकि 1 से लेकर 7 के बीच में 2 तो आ ही सकता है। 5 न्यूटन ये भी हो सकता है, 6 न्यूटन ये भी हो सकता है, लेकिन 8 न्यूटन ये नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 न्यूटन है। 7 न्यूटन से ऊपर तो हो ही नहीं सकती और 1 न्यूटन से नीचे नहीं हो सकती। तो जो 8 न्यूटन है ये इसका परिमाण नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी 8 न्यूटन। तो इसके बाद हम अगला महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखते हैं, समकोणीय एकांक सदिश यानी कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो जिस सदिश का परिमाण 1 हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं ये 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड, 3 अक्ष हैं और जो सदिश इनकी दिशा को दर्शाते हैं उन्हें कहते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। तो अगर हम किसी सदिश को आई कैप के साथ लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस की ओर होगी। तो आप जो कमरे में बैठे हैं अगर आप उसका कॉर्नर देखेंगे ना, नीचे की ओर उसका कॉर्नर देखिए, तो आपको उसमें भी 3 एक्सिस मिलेंगे। तो एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और तीसरा है जेड एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को दर्शाएगा उसे आई कैप कहेंगे, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को दर्शाएगा उसे जे कैप कहेंगे और जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन को दर्शाएगा उसे के कैप कहेंगे। तो यहाँ से बहुत ही आसान सवाल आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको क्वेश्चन दिया होगा कि ए वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो इस एग्जाम्पल से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि एक्स एक्सिस में परिमाण क्या है। तो जो मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस की ओर कौन दर्शाता है, आई कैप। तो एक्स एक्सिस का परिमाण क्या होगा, तो जो आई के साथ वैल्यू लिखी होगी ना वही इसका परिमाण होगा। तो एक्स अक्ष में परिमाण कितना है 3, वाई अक्ष में परिमाण कितना है, तो जो जे के साथ वैल्यू लिखी है 8, जेड अक्ष में परिमाण कितना है, तो जो के साथ वैल्यू लिखी गई है और अगर वैल्यू नहीं लिखी होगी तो 0 मानो। तो जेड अक्ष में परिमाण कितना है, तो 5। तो ये तीनों प्रश्न तो आसान है। और चौथा प्रश्न क्या है कि अगर आपसे ए का परिमाण पूछ लिया जाए तब क्या होगा। ए के साथ तो कोई वैल्यू लिखी नहीं है, तो ए का परिमाण कैसे निकलेगा, तो पूरा ये तीनों आई जे और के दिया हुआ है ना, रूट के अंदर इन तीनों का स्क्वायर करना है और आपस में जोड़ देना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ए का परिमाण कैसे निकाला जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इनको आपस में जोड़ दो तो 98 आ रहा है। तो 98 का स्क्वायर रूट इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है कि यदि b इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 2k है तो b का परिमाण ज्ञात करें। तो b का परिमाण आपको बताना है। तो b का परिमाण कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया ना कि इन तीनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दो और उसका जो अंडर रूट होगा वही इसका आंसर होगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 और 2 का 4, तो 36, 16 और 4 तो कितना हुआ, तो 56 यानी कि 56। तो 56 का स्क्वायर रूट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सदिश 3i कैप प्लस 4k कैप वाई अक्ष पर प्रक्षेप होगा। तो यहाँ पर वाई अक्ष पर प्रक्षेप पूछा गया है। तो वाई अक्ष की ओर कौन दर्शाता है, तो जे दर्शाता है, पर यहाँ पर जे की वैल्यू तो दी नहीं। आई जो है वो एक्स एक्सिस की ओर दर्शाता है, के जेड एक्सिस की ओर दर्शाता है और जो जे है वो वाई एक्सिस की ओर दर्शाता है, पर यहाँ पर के की वैल्यू नहीं दी है। तो मैंने आपको बताया कि जब वैल्यू ना दी हो तो आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 0। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो सदिशों के जोड़ का नियम हमने देख लिया। अब हम सदिशों का गुणनफल देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर 2 तरह होता है। पहला है सदिशों का अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल किसे कहते हैं, तो जब ए और बी के बीच में डॉट होगा ना इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो डॉट होता है ना ये किसे सूचित करता है, तो ये अदिश गुणनफल को सूचित करता है। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में पर हो तो उसका अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट
बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है। यहाँ पर जो थीटा है वो ए और बी के बीच का कोण है। इसका उदाहरण हम आगे अभी देख लेंगे। तो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक अदिश राशि होगी। तो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है, याद रखिएगा। और दूसरा तरीका क्या है, सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट से सूचित किया जाता है। पीछे हमने देखा कि अगर अदिश गुणनफल बताना है तो वहाँ पर डॉट होगा, और अगर सदिश गुणनफल बताना है तो यहाँ पर क्रॉस का साइन होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये क्या होगा, ये सदिशों का सदिश गुणनफल है। और याद रखिएगा कि अगर सदिशों का सदिश गुणनफल होता है तो वो एक सदिश राशि होती है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है और सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है और सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि यदि ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j प्लस 8k हो और बी वेक्टर बराबर 4i प्लस 6j प्लस 9k हो तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, बस इसको आपको दर्शाना ए डॉट बी से है। तो दोनों ही केस में मल्टीप्लाई ही होता है। ए डॉट बी का मतलब भी मल्टीप्लाई है, ए क्रॉस बी का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो अदिशों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो जो आई है ना, इसको आई से ही मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12 आएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 24, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 72, और इनके बीच में जो भी साइन हो यानी कि प्लस का या माइनस का, उसी अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस का साइन है तो इन तीनों को आपस में जोड़ लो। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 108। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक अदिश राशि में डैश होती है। तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है लेकिन कोई विशेष दिशा नहीं होती, या केवल दिशा होती है, या परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि ना तो परिमाण होता है और ना ही दिशा होती है। तो जो अदिश राशि होती है इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सदिश राशि को पहचानिए। ताप, दाब, संवेग और दूरी, इनमें से सदिश राशि कौन सी है। तो जो संवेग है ना, ये सदिश राशि है। ताप, दाब और दूरी ये तीनों ही अदिश राशियां हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अदिश राशि के उदाहरण हैं। तो अदिश राशि के उदाहरण कौन से हैं। तो जो सदिश राशियां होती हैं, मैंने आपको बताया कि उनमें व या बा होता है, लेकिन ज़्यादातर अदिश राशियों में व या बा नहीं होता। तो आप देख ही रहे हैं कि जो तापमान है इसमें व या बा नहीं है। तो तापमान क्या होता है, तो अदिश राशि होती है, और वैसे भी तापमान में किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं। तो कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सारी राशियां सदिश हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वेग, त्वरण और बल तीनों में व और ब है, तो ये सदिश राशियां हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो कौन सी सदिश राशि नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में आता हुआ है, मैंने आपको बताया था जो द्रव्यमान है ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दो सदिशों का गुणनफल होता है सदिश, अदिश, सदिश या अदिश, या इनमें से कोई नहीं। तो दो सदिशों का गुणनफल क्या होता है। यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि सदिश का सदिश से गुणनफल है या सदिश का अदिश से गुणनफल है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि सदिशों का गुणनफल क्या होता है। तो सदिशों का गुणनफल सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं। तो वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। तो यहाँ पर अधिकतम मान पूछा गया है। तो अधिकतम मान कैसे निकालेंगे, दोनों को आपस में जोड़कर। तो 12 प्लस 8 कितना आएगा, तो 20 न्यूटन इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि कि P इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 2k हो तो P का परिमाण ज्ञात करें। तो यहाँ पर P का परिमाण पूछा गया है, तो सबका स्क्वायर करके आपस में जोड़ दो और इनका स्क्वायर रूट इसका आंसर होगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 और 2 का 4। तो 16 जमा 36 जमा 4 कितने हुए, 56। तो इसका सही जवाब होगा 56 का स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j इसका परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर इसका परिमाण पूछा गया है, तो अगर k की वैल्यू नहीं दी है तो उसे हम 0 मानेंगे। तो इनका परिमाण पूछा गया है, तो इसमें भी इनका स्क्वायर रूट करके अंडर रूट इसका आंसर आएगा। तो 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 16।
तो 16 जमा 9 कितना होगा 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि अदिश राशि ज्ञात कीजिए। तो दूरी, विस्थापन, बल या वेग, इसमें से अदिश राशि कौन सी है। तो जो दूरी है ना ये अदिश राशि है, विस्थापन, बल और वेग ये सदिश राशियाँ हैं, लेकिन दूरी अदिश राशि